हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा BENSS का सेकंड लेक्चर है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर है। अब डेफिनेशन का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस और सेक्शंस में अगर कहीं क्लैश हो जाए या इनकंसिस्टेंसी हो जाए तो क्या प्रिवेल करेगा? हमारा सेक्शंस प्रिवेल करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस एंड सेक्शंस में अगर क्लैश होता है, इनकंसिस्टेंसी आती है तो सेक्शंस प्रिवेल करते हैं। ओके, अब अगर एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन को आपको दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक सब्जेक्ट की डेफिनेशंस को उसी सब्जेक्ट में यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज है अपने बेरेट में, तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की डेफिनेशंस को अपने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन क्लॉज है तो दूसरे सब्जेक्ट्स की डेफिनेशंस को आप अपने सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। क्लियर होगा? ओके, आगे बात करते हैं। अब BENSS में सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जाते हो जब आप, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों की डेफिनेशंस को BENSS में यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन सबसेक्शन बन गया ये वाला, पहले तो क्लॉज था लेकिन अब सबसेक्शन बन गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि IT एक्ट एंड BENS, इनकी डेफिनेशंस को हम अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात हो रही है। BENSS में जब आप पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, काफ़ी जगहों पे चेंजेस करे गए हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को और इंक्लूड करा गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो इस वजह से हम यहाँ पे उनको इस्तेमाल करेंगे। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, मीनिंग नहीं बता रखा, क्या क्या इन चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होगा, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस होगा जो किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रोसेस को, रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रोसेस को, एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब प्रोसेस कौन सा रिकॉर्ड? आइडेंटिफिकेशन का, सर्च का, सीजर का, या कोई एविडेंस का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बनाते हो तो देखें कि ऑडियो वीडियो मीन्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, बेसिकली तीन चीज़ों के लिए करते हैं। एक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दूसरा कोई कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और तीसरा रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस के लिए। अब कौन कौन से प्रोसेस के बारे में बात हो रखी है? पहला आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, दूसरा आपका सर्च का प्रोसेस, तीसरा सीजर का प्रोसेस, चौथा आपका आ गया एविडेंस लेने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस के लिए AV मीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, चलिए, और कोई और अदर प्रोसेस होगा या कोई और अदर मीन्स होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के ज़रिए बता देगी। अब बेल क्या होता है, मैं आपको बेल के बारे में बताता हूँ। ये मैंने आपका वन लाइनर बना दी है आपका काम आसान करने के लिए। बेल जो है वो एक्यूज़ का रिलीज़ होता है कस्टडी से। अगर एक्यूज़ जो है लीगल कस्टडी में है, पुलिस की है या फिर अपना जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसको रिलीज़ करना हो तो हम बेल बॉन्ड बनाते हैं। बेल में सर्टन कंडीशंस होती हैं जो इम्पोज की जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना करनी ही करनी है, की जा सकती हैं ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जब बेल बॉन्ड बनाया जाएगा आपको बोला जाएगा कि ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, तो वो कंडीशंस बेल बॉन्ड में डाल दी जाएंगी। अब बेल समझ आ गया, बेल बॉन्ड बताता हूँ। बेल बॉन्ड होगा जो कि आपका श्योरिटीज़ के साथ होगा, इट इज़ अ रिलीज ऑन श्योरिटीज़, और एक बॉन्ड दूसरा होगा विदाउट श्योरिटीज़। तो बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बेसिकली आपका एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है
ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक बेल बॉन्ड और एक पर्सनल बॉन्ड। बेल बॉन्ड में क्या होता है कि आपको रिलीज करा जाता है विद श्योरिटीज के साथ, और दूसरा पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज, कि आपको श्योरिटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो गारंटी लेगा। ओके, बेल बॉन्ड में कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती। तो कंडीशनल भी हो सकता है, ये नॉन कंडीशनल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बेल बॉन्ड क्या होगा आपका, रिलीज ऑन श्योरिटीज़, और पर्सनल बॉन्ड रिलीज विदाउट श्योरिटीज़। ओके, बेल होती क्या है, बेल मतलब होता है रिलीज ऑफ एक्यूज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। इसमें कुछ कंडीशन इम्पोज की जा सकती है अगर चाहे तो। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? अब बेलेबल ऑफेंस 2C में डिफाइंड है। ये होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल हो या किसी और लॉ में बेलेबल हो। आपको यही लिखना है, यही प्री का क्वेश्चन आएगा, जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है और जो कि आपका किसी और लॉ में बेलेबल है। ठीक है, और जो ऑफेंस नॉन बेलेबल वाले हैं, मतलब जो ऑफेंसेस नॉन बेलेबल नहीं हैं वो सारे बेलेबल हैं। ठीक है, जो भी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल नहीं होते वो सारे बेलेबल होते हैं। अब आता है चार्ज। चार्ज क्या है? बेसिकली एक एक्यूजेशन होती है जो किसी पर्सन के आगे लगाई जाती है। अब ये एक्यूजेशन जो होती है ये फॉर्मल एक्यूजेशन होती है, प्रॉपर ड्राफ्ट वगैरह करके कि ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं आपके खिलाफ। तो फॉर्मल एक्यूजेशन होती है, किसी पर्सन के अगेंस्ट इम्पोज करी जाती है। कौन करता है? ये इम्पोज कोर्ट करता है। तो ये एक फॉर्मल एक्यूजेशन होती है जो कोर्ट इम्पोज करता है कि भाई साहब आपने ये ऑफेंस करा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्ट है, ठीक है, ये एक्यूज है और ये पुलिस है, या फिर ये प्रोसिक्यूशन लगा लो, चल ये प्रोसिक्यूशन है। अब कोर्ट के पास एक्यूज़ की पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब एक्यूज़ के लिए पुलिस रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं चार्ज शीट आ चुकी है। ठीक है, चार्ज शीट उनके पास आ गई है। अब कोर्ट जो है चार्ज शीट को कंसीडर करेगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की एलिगेशंस को देखेगा, उसके बाद एक्यूज़ को अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना हो तो वो उसको भी सुनेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, और एक्यूज़ ने करा है कि नहीं करा, एक्यूज़ उसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था। मतलब ऊपर ऊपर से हमें जैसे देखने को लग रहा है कि एक्यूज़ ने ऑफेंस कमिट करा है कि नहीं करा है। अगर तो आंसर येस है या तो आंसर नो है। अगर तो आंसर येस है तो फिर वो चार्जेस फ्रेम कर देगा। अगर तो आंसर नो है तो फिर एक्यूज को वो डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, क्लियर होगा? चार्जेस फ्रेम वारंट ट्रायल में होते हैं, समन ट्रायल में नहीं होते। समन ट्रायल में जो भी एक्यूजेशन होती है उसका जिस्ट उसको बता देते हैं, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशंस बता देते हैं कि आपने ये काम करा है, ताकि आप डिफेंस बना सको। तो जो चार्जेस हैं जो फ्रेम करे गए हैं वो क्यों करे जाते हैं? ताकि हम इंटीमेट कर सके एक्यूज को कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, जिससे वो उसके ऊपर डिफेंस प्रिपेयर कर सके ट्रायल के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मल एक्यूजेशन होती है जो कोर्ट इम्पोज करता है एक्यूज के ऊपर कि एक्यूज आपने ये वाले ऑफेंसेस करे हैं। अब कोर्ट कैसे उसको कंसीडर करता है? पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करके और प्रोसिक्यूशन की एलिगेशंस को पढ़ के। ओके, अच्छा, क्यों करी जाती है? ताकि इंटीमेशन दी जा सके एक्यूज को कि उसने ऑफेंस कौन सा करा है। तो चार्जेस सारे के सारे चार्जशीट में होते हैं, जो भी वो भी होते हैं, और क्या कहते हैं आपका पुलिस रिपोर्ट से जब आप चार्जशीट में लाते हो उसके बाद कोर्ट जो है जो फॉर्मली फ्रेम करता है तो वो फॉर्मल चार्जेस होते हैं सारे के सारे। उसके बाद वारंट केसेस में दिए जाते हैं, समन केसेस में नहीं दिए जाते। अब आगे आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस।
कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और कॉग्निजेबल केस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और कॉग्निजेबल केस क्या होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल या फिर अदर लॉ में दिए गए हों, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ में दिए गए हों। कॉग्निजेबल केस क्या होता है, जिसके अंदर हो सकता है कि सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हो या फिर जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो। क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर कोई एक आध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो पूरा का पूरा केस को हम कॉग्निजेबल केस मानते हैं। तो कॉग्निजेबल केस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी आते हैं, उनकी जानकारी भी होती है। कॉग्निजेबल केस के अंदर पुलिस के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। और चाहे तो अगर उनको नेसेसरी लगे तो अरेस्ट इफ नेसेसरी वो कर सकती हैं विदाउट एनी वारंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वारंट इशू हो ही नहीं सकता, वारंट इशू हो सकता है, लेकिन आपको बिना वारंट के हम पावर देते हैं कि आप चाहो तो अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इमरजेंसी के केसेस में। अदरवाइज आप वारंट लेके भी कर सकते हो जैसा आपको मन करे, ठीक है। तो ये हो गया कॉग्निजेबल केस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी सेम होते हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हों या किसी और लॉ में दिए गए हों, लेकिन सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल केस हो ओनली, यानी कि जहाँ पे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही थे, उसमें ये दोनों पावर नहीं होती। उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर चाहिए होता है और अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वारंट का मतलब क्या हुआ? वारंट मतलब एक ऐसी राइट जो आपको दी जाती है, ठीक है, लेकिन ये राइट जो है आपको मैंडेटरीली परफॉर्म करनी है, अगर आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते, आप वारंट लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। तो मैंडेटरीली परफॉर्म करना ज़रूरी है। वारंट जो है वो उसकी वैलिडिटी तभी ख़त्म हो सकती है जब या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या जब वो कोर्ट के द्वारा कैंसल्ड हो जाए, ठीक है। तो अरेस्ट क्या है, वारंट क्या होता है? वारंट एक ऐसी राइट है जिसको मैंडेटरीली परफॉर्म करना ज़रूरी है। समझ आ गया? चलिए, तो हमारा बेल बॉन्ड हो गया, चार्ज हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, बेलेबल ऑफेंस हो गया, बेल हो गया, ऑडियो वीडियो मीन्स हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कंप्लेंट को, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कंटेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को आपको बताता हूँ मैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस क्या होती है, ठीक, देखो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेसिकली वर्बल, रिटन, पिक्टोरियल, वीडियो कंटेंट का कम्युनिकेशन होता है। अब वो कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्बल हो, रिटन हो, पिक्टोरियल हो, वीडियो कंटेंट हो, उस कम्युनिकेशन को आपने ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए ट्रांसमिट या ट्रांसफर होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया? एक तरह से एडजेक्टिव हो गया जो कम्युनिकेशन का है। कैसी कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई कम्युनिकेशन थी जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे थे या ट्रांसफ़र कर रहे थे। कैसे? टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, सेक्टर सेक्टर। उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट में एक होता है स्टेट हाई कोर्ट, एक होता है, देखो, स्टेट का हो गया स्टेट हाई कोर्ट,
यूनियन टेरिटरीज का हो गया नियर बाई स्टेट जो है जितने भी उनके हाई कोर्ट्स, ठीक है। अगर कोई स्टेट ही नहीं है नियर बाई, तो इस यूनियन टेरिटरी की जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील होगी, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील होगी, वो इसका हाई कोर्ट माना जाएगा। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार का जो केस है, उनकी जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो फिर उनके लिए वो होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, हाई कोर्ट हो गया। इंक्वायरी अभी हम नहीं पढ़ रहे, इन्वेस्टिगेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बताता हूँ आपको मैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स लिखा हुआ है, क्या डिफाइन लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है? नहीं, मीनिंग नहीं लिखा हुआ, इंक्लूड्स लिखा हुआ है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो मीनिंग होगा वो हम लिटरल मीनिंग देखेंगे। कोई भी प्रोसीडिंग जो जज के आगे की जाती है उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। लिटरल मीनिंग देखेंगे जो इंग्लिश डिक्शनरीज में मिलेगा, या ब्लैक लॉ डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, ठीक है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड क्या होता है? ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिए जा सकते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं। ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पे एविडेंस लिए जा सकते हैं, जैसे ट्रायल, लेकिन जहाँ पे एविडेंस नहीं ले रहे हैं, जैसे इंक्वायरी, तो क्या इंक्वायरी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है? हाँ है, बिल्कुल है। ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जहाँ पे जज अपना जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई करे, जो प्रोसीडिंग जज के आगे कंडक्ट की जाए या जज उसको कंडक्ट करे, उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, ठीक है। लोकल जुरिडिक्शन जो है, इसमें आपको पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्यों। लोकल जुरिडिक्शन के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ एक। देखो क्या होता है कि जर्नली रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल जुडिशन को बताती है, ठीक है, कि जी ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, D1 आपका है, D2 आपका है, D3 आपका है। अब जो लोकल जुडिशन है मैजिस्ट्रेट्स की, यानी कि JMICs की, वो कन्फर करता है हमारा CJM। CJM आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, उसमें आपकी क्या जुडिक्शन होगी, आपको कौन कौन से थाने मिलेंगे, पुलिस स्टेशन मिलेंगे। तो हर जो CJM जो है वो आपके पुलिस स्टेशंस को बताता है कि कौन कौन से पुलिस स्टेशंस आपके अंडर आएंगे। जो जो पुलिस स्टेशंस आपके अंडर आएंगे वो आपका इलाका बन जाएगा। तो आपको कहा जाता है इलाका मजिस्ट्रेट, कि आप इलाका मजिस्ट्रेट किस किस थानों के हो, ठीक है। तो इलाका मजिस्ट्रेट कौन हो गया? कि जो जो पुलिस स्टेशंस आपके अंडर आते हैं वो आपका इलाका मजिस्ट्रेट हो गया। अब आप उसके इलाका मजिस्ट्रेट हो गए, तो उनके जो केसेस होंगे वो आप डील करोगे, ठीक है। एक होता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो जब इलाका मजिस्ट्रेट काम ना कर रहा हो तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसके अंदर काम करता है। जैसे एग्जांपल मान लो, एक्यूज को पेश करना है मजिस्ट्रेट के आगे, लेकिन आज तो कोर्ट बंद है, इलाका मजिस्ट्रेट तो गया हुआ है, ऑफ है उनका, ठीक है, या रात के टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो वो उस टाइम पर जब कोई मजिस्ट्रेट ना हो तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करा जाता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सारे काम देखता है बाकियों के, ठीक है। तो वो चीज़ थी। चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। ऑफेंस मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ऑफिसर इंचार्ज मैं आपको भी नहीं बता रहा। प्लेस बताता हूँ। प्लेस में हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, चारों चीज़ आती हैं। पुलिस रिपोर्ट मैं आपको वैसे बताता हूँ, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पुलिस रिपोर्ट सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 में जो दी गई है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। सिर्फ यही होगी पुलिस रिपोर्ट, और कोई और रिपोर्ट जो पुलिस के द्वारा बनाई जाए वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जा रही है सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। 193 सब सेक्शन 3 के अंदर जो रिपोर्ट सेंड की जाती है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। पुलिस स्टेशन में आपको बताता हूँ बेसिकली, पुलिस स्टेशन मतलब कोई पोस्ट या कोई प्लेस जो जर्नली या स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाए कि ये पुलिस स्टेशन होगा। पुलिस स्टेशन को एक कोई भी पोस्ट हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने जर्नली या स्पेसिफिकली बताया है कि ये पुलिस स्टेशन है, ओके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं सेक्शन 18 में अपॉइंट होते हैं, हम वही पढ़ लेंगे बाद में,
ठीक है। और कोई भी पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के नीचे काम कर रहा हो, उनकी डायरेक्शंस में काम कर रहा हो, उसे भी पीपी कहते हैं। सब डिवीज़न में आपको बाद में बताऊँगा। समन केसेस बेसिकली आप याद कर लो, जो वारंट केस नहीं होते वो समन केस होते हैं। और वारंट केस कौन से होते हैं? जो 2 साल से ऊपर वाले सारे होते हैं, जितने भी लाइफ हो, डेथ हो, सब कुछ हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सारे वारंट केसेस होते हैं। 2 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंसेस होंगे, डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो, कुछ भी, वो सारे वारंट केस होंगे। 2 साल से नीचे वाले समन केस होंगे। विक्टिम के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।